जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। लोग कहते थे कि इन पहाड़ियों में कुछ ऐसा है जो सदियों से प्यासा है। पर उस शाम गांव की चौपाल पर जो हुआ उसने सबका होश उड़ा दिया। क्षमा कीजिए मुखिया जी, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या इस गांव में एक मुसाफिर को कुछ दिन की शरण मिल सकती है? बेटी, तुम इतनी रात को अकेली? ये गांव अजनबियों के लिए ठीक नहीं है, पर तुम्हारी आंखों की मासूमियत मना करने नहीं देती। तुम हवेली के पीछे वाले कमरे में रुक सकती हो। आपकी इस कृपा का कर्ज मैं जल्द ही चुकाऊंगी ठाकुर साहब, बहुत जल्द। ठाकुर ने नंदिनी को पनाह तो दे दी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उन्होंने किसी मुसाफिर को नहीं बल्कि मौत को अपनी हवेली में जगह दी थी। अगले ही दिन से हवेली के आसपास का माहौल भारी होने लगा। आर्यन, तुमने उस लड़की को देखा जो कल ठाकुर की हवेली में आई है? जब वो मेरे पास से गुजरी, मुझे चमेली की खुशबू के पीछे से किसी सड़ती हुई चीज की बदबू आई। सिर्फ यही नहीं सिया, आज सुबह जब मैं हवेली के पीछे से गुजर रहा था, मैंने देखा कि नंदिनी के कमरे की खिड़की पर लगे सारे गुलाब के फूल काले पड़कर सूख चुके थे, जैसे किसी ने उनकी सारी जान खींच ली हो। कुछ तो अजीब है उस लड़की में। अभी आर्यन और सिया बात कर ही रहे थे कि गांव में कोहराम मच गया। ठाकुर का सबसे चहीता और हट्टा कट्टा अंगरक्षक विक्रम हवेली के अहाते में बेहोश मिला। डॉक्टर काका, ये क्या हुआ है इसे? कल रात तक तो ये भला चंगा था। समझ से बाहर है आर्यन। इसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं है, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके शरीर के खून की एक एक बूंद और इसके जीने की ताकत को निचोड़ लिया हो। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। आर्यन, जरा ऊपर देखो, हवेली की बालकनी पर। नंदिनी वो नीचे खड़े बीमार विक्रम को देखकर मुस्कुरा रही है। और ध्यान से देख सिया, कल के मुकाबले उसका चेहरा आज और भी ज्यादा चमकदार और जवान लग रहा है। शक अब यकीन में बदल चुका था। आर्यन और सिया ने तय किया कि वे आज रात नंदिनी पर नजर रखेंगे। रात के ठीक 2 बजे हवेली का पिछला दरवाजा खुला और नंदिनी काले कपड़ों में लिपटी हुई जंगल के पुराने खंडहर की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन, वो देखो, वो इस वीरान खंडहर के बीचों बीच उस अजीब से नीले फूल के सामने घुटनों के बल बैठ गई है। विक्रम की ऊर्जा ने मेरी उम्र को 100 साल और बढ़ा दिया, पर मुझे और चाहिए। इस नीलगिरी गांव का हर मर्द मेरी इस जवानी को अमर रखने की आहुति बनेगा। हे भगवान, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक छलावा है। वो उस चमकीले नीले फूल से अपनी ताकत खींच रही है। सन्नाटे में हुए उस हल्के से धमाके ने पिशाचनी का ध्यान भटका दिया। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें सीधे उस झाड़ी की तरफ घूमी जहां आर्यन और सिया छिपे थे। कौन है वहां? मेरी अमरता के अनुष्ठान को भंग करने की जरूरत किसने की? आर्यन, भागो, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। आर्यन और सिया अपनी जान हथेली पर रखकर गांव की तरफ भागे। पीछे से पिशाचनी की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वे जैसे तैसे भागकर गांव की सीमा पर लगे मंदिर के प्रांगण में घुस गए। पिशाचनी मंदिर की चौखट पर आकर रुक गई। आज तो तुम इस पवित्र जमीन की वजह से बच गए तिनको, लेकिन कल जब सूरज ढलेगा तो मैं तुम्हारी इस हवेली, तुम्हारे इस ठाकुर और इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। हवा का एक भयानक बवंडर उठता है और नंदिनी गायब हो जाती है। पिशाचिनी ने खुली चुनौती दे दी थी। सुबह होते ही वो फिर से ठाकुर की हवेली में एक मासूम लड़की बनकर लौटने वाली थी। क्या आर्यन और सिया सुबह होने से पहले ठाकुर को उसका असली चेहरा दिखा पाएंगे, या फिर अगली रात नीलगिरी गांव की आखिरी रात साबित होगी? रात का खौफनाक सन्नाटा सुबह की धूप में बदल चुका था। आर्यन और सिया बिना एक पल गवाए सीधे ठाकुर की हवेली पहुंचे, पर सच जितना बड़ा था उस पर यकीन दिलाना उतना ही मुश्किल था। क्या बकवास कर रहे हो आर्यन? दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? नंदिनी जैसी सुशील और भोली लड़की एक पिशाचनी है, और वो नीला फूल। तुम दोनों का दिमागी संतुलन हिल गया है। ठाकुर साहब,
हम पर भरोसा कीजिए। विक्रम की हालत कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसी छलावे का काम है। आज रात ढलने से पहले हमें कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव नहीं बचेगा। बस बहुत हुआ। अगर दोबारा मेरी मेहमान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तुम दोनों को इसी वक्त नीलगिरी से बाहर फेंकवा दूंगा। चली जाओ यहां से। ठाकुर ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही थीं और नीलगिरी पर मौत का साया गहरा रहा था। आर्यन और सिया समझ चुके थे कि ठाकुर के भरोसे बैठे रहना खुदकुशी जैसा होगा। सिया, ठाकुर हमारी बात नहीं मानेंगे। हमें खुद ही उस खंडर में जाकर उस मायावी नीले फूल को नष्ट करना होगा। आर्यन, मैंने गांव के पुराने मंदिर के पुजारी की पोथी में पढ़ा है, इस छलावे को आम आग से नहीं जलाया जा सकता। इस नीले फूल को सिर्फ उसी कपूर और पवित्र सामग्री से नष्ट किया जा सकता है जो मंदिर के गर्भगृह में रखी है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। अभी उसकी शक्तियां चरम पर होंगी। हमें उससे पहले खंडहर पहुंचना होगा। आसमान काले बादलों से घिर गया था। हवेली के भीतर नंदिनी का रूप बदलने लगा। ठाकुर के सामने खड़ी मासूम लड़की अचानक हवा में उठने लगी। उसके लाल आंखें देखकर ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बचाओ, कोई है? विक्रम, शमशेर, ये क्या बला है? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। ठाकुर, तूने ही मुझे पनाह दी थी, अब तू ही मेरी इस रात की पहली दावत बनेगा। दूसरी तरफ आर्यन और सिया खंडर के बीचों बीच पहुंच चुके थे। वहां वो नीला फूल किसी अंगारे की तरह चमक रहा था। आर्यन, जल्दी करो, कपूर और सामग्री फूल पर डालो और आग लगाओ। रुक जाओ कीरो, अगर उस फूल को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी खाल खींच लूंगी। पिशाचिनी ने हवा में हाथ लहराया और एक अदृश्य ताकत से आर्यन दूर जा गिरा। सिया अकेली पड़ गई थी। पिशाचिनी सिया की तरफ बढ़ने लगी। तुम इंसानों की यही फितरत है, खुद मौत के मुंह में चलकर आते हो। खत्म करो ये खेल। आखिरी पल में सिया ने फुर्ती दिखाई। उसने जमीन पर गिरा पवित्र कपूर उठाया, फूल पर फेंका और जलती हुई मशाल सीधे उस नीले फूल के सीने में घोंप दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सदियों की तपस्या, मेरी जवानी, सब राख हो गया। तुम सब भुगतोगे। नहीं। आर्यन, खेल खत्म हो गया, वो चली गई। हाँ सिया, नीलगिरी का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलो अब घर चलते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ नीलगिरी की वादियों में एक नया सवेरा हुआ। ठाकुर और गांव वालों की जान तो बच गई थी, लेकिन वे समझ चुके थे कि कभी-कभी अत्यधिक सुंदरता के पीछे एक ऐसा जाल छिपा होता है जो सीधे मौत के कुएं में ले जाता है। अब नीलगिरी का वो खंडहर शांत था और वो मायावी पुष्प हमेशा के लिए मिट चुका था।